मकरान का बादशाह परेशान था कि उसके अपने दारुल खिलाफा में बच्चों का खून पीने वाला भयानक इंसान कहाँ से आ गया है और आज उसने एक आदमी भी कत्ल कर दिया है। लोगों से सिर्फ इतना मालूम हुआ था कि ये कोई बिला जैसा इंसान है जो बच्चों का खून पीता है। ये आधी रात के वक्त शहर में एक गरीब आदमी के मकान में घुस गया जहाँ उसकी मासूम बच्ची अपने बाप के साथ सो रही थी। जो ही उस खूनी बिला ने बच्ची की शहारत पर खून पीने के लिए अपने दांत रखे, बच्ची की चीख से उसका बाप बेदार हो गया। उसने अपनी बच्ची को बचाने के लिए इस बिला पर हमला कर दिया, लेकिन बिला ने उसे कत्ल कर दिया। इस दौरान में बच्ची की माँ बच्ची को लेकर मकान से शोर मचाती बाहर निकली। लोग इकट्ठे हो गए, लेकिन जब सब मकान में दाखिल हुए तो वहां सिर्फ आदमी की लाश पड़ी हुई थी। खौफनाक बिला नुमा इंसान गायब था। आदमी की लाश बादशाह के दरबार में पड़ी हुई थी। दरबार में लोगों का हजूम जमा था। एक शख्स ने मरने वाले आदमी की बच्ची को गोद में उठाया हुआ था और बच्ची ज़ारो कतार रो रही थी। बादशाह लोगों को तसल्ली दे रहा था। उसने बच्ची के सर पर हाथ रखा और बोला, मत रो बेटी, हम कसम खाते हैं बच्चों का खून पीने वाली इस बला को तलाश करके इससे तुम्हारे बाप का इंतकाम लेंगे। बादशाह राया का बाप होता है। अगर राया बादशाह पर जान फिदा करती है तो बादशाह का भी फर्ज है कि वो अपनी राया के हर दुख दर्द में शरीक हो। बादशाह ने अपने वजीर को हुक्म दिया कि जिस तरह भी मुमकिन हो इस बला को तलाश किया जाए। बादशाह के हुक्म से तमाम सिपाहियों ने बला की तलाश में शहर का कोना कोना छान डाला, लेकिन बला का कोई पता न चल सका। बादशाह ने हुक्म दिया कि बला की तलाश जारी रखी जाए। मकरान के तारीखी और कदीमी कब्रिस्तान में हर तरफ अंधेरा फैला हुआ था। रात के 12 बजे थे। कब्रिस्तान के पुरहोल सन्नाटे में झींगरों की आवाज के साथ साथ कहीं कहीं सांपों की सीटियों और सरसराहट की आवाज सुनाई दे रही थी। इस कब्रिस्तान की एक बोसीदा कब्र में हरकत पैदा हुई। ये कब्र कदरे मलबे का ढेर बन चुकी थी और एक सिमत में एक घड़ा सा बाकी रह गया था। इस घड़े से एक सर उभर कर बाहर आया। ये अजीब किस्म का इंसानी सर था जिसकी दोनों आंखों में सिर्फ घड़े रह गए थे, आंखें गायब थीं। इस तरह नाक का गोश्त भी गल सड़ गया था और उसकी जगह सिर्फ हड्डी दिखाई देती थी। एक तरफ के जबड़े का गोश्त लटक जाने की वजह से दांत साफ दिखाई दे रहे थे जो बड़े बड़े और किसी दरिंदे की तरह के थे। कब्र से निकले इस सर ने अपनी बेनूर आंखों से बाहर झांक कर देखा। बादशाह के चंद सिपाही हाथ में मशल लिए कब्रों के दरमियान जांच पड़ताल कर रहे थे। जो ही एक सिपाही की नजर इस भयानक और खौफनाक चेहरे पर पड़ी, डर के मारे चीख कर बेहोश हो गया। इससे पहले कि उसके साथी सिपाही हकीकत जानने के लिए वहां पहुंचते, वो खौफनाक सर दोबारा कब्र के अंदर चला गया। सिपाही अपने बेहोश साथी को महल में ले आए। उसने होश में आकर बताया कि उसने पुराने तारीखी कब्रिस्तान में एक कब्र से इंसानी शक्ल की बला को निकलते देखा था। बताया, बादशाह को जब इस वाक़े की इत्तला मिली तो उसने वजीर जाबर, शाही नजूमी और दीगर अमरा को कब्रिस्तान भेजा ताकि हकीकत का पता चलाया जा सके। बेहोश होने वाले सिपाही की निशानदही पर कब्र की खुदाई करवाई गई। कब्र के अंदर एक इंसानी ढांचा नजर आया। ढांचे के गले से एक काला नाग लिपटा हुआ बैठा था। महल आकर नजूमी ने अपना हिसाब लगाया और बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, एक बदरूह जो किसी खबीस इंसान की है वो कब्रिस्तान में एक मुर्दे के ढांचे में दाखिल होकर बाहर निकलती है और इंसानी खून पीकर वापस कब्र में आ जाती है और फिर वो रूह काला नाग के जिस्म में दाखिल हो जाती है। ये काला नाग काफी दिन पहले मर चुका है, लेकिन बदरूह ने उसके जिस्म पर कब्जा कर रखा है। बेहतर ये है कि इस सांप को हलाक करके ढांचे को जला दिया जाए ताकि इस बला से हमेशा के लिए निजात मिल जाए। बादशाह ने गौर से नजूमी की बातों को सुना और हुक्म सादर कर दिया कि कब्र के सांप को तीरों से छिलनी छिलनी कर दिया जाए और ढांचे को आग लगा दी जाए। बादशाह के हुक्म के मुताबिक कब्र को दोबारा खोला गया और बादशाह के सिपाहियों ने तीरों की बारिश करके काले नाग को टुकड़े टुकड़े कर दिया। फिर सिपाहियों ने तेल कब्र में डालकर ढांचे को आग लगा दी और ढांचा जलकर राख हो गया। बादशाह की शादी को 4 साल हो गए थे, लेकिन कोई औलाद नहीं हुई थी। जाबर बड़ा नमक हराम और गद्दार किस्म का वजीर था। उसकी ख्वाहिश थी कि बादशाह के यहाँ कोई औलाद न हो और वो बादशाह को कत्ल करके खुद ताजो तख्त पर कब्जा कर ले, लेकिन दरबार में चंद वफादार ओहदेदारों की मौजूदगी में उसे कामयाबी नहीं हो रही थी। बादशाह और मलका दोनों औलाद के लिए दिन रात दुआएं करते थे। अल्लाह ने उनकी सुन ली और एक दिन बादशाह की तख्तो ताज की वारिस शहजादी ने जन्म लिया। वजीर जाबर के लिए ये खैर खबर नाकाबिले बर्दाश्त थी। एक रोज कबल जाबर वजीर के यहाँ भी एक बेटी पैदा हुई थी। जाबर वजीर अपने कमरे में बेचैनी से टहल रहा था। उसके सामने शाही नजूमी सर झुकाए खड़ा था। वजीर जाबर ने कहा, बादशाह तुम्हें शहजादी का
जायचा बनाने के लिए बुलाएगा। तुम बादशाह की बेटी को बादशाह, मलका, सल्तनत और मुल्क के लिए मनहूस करार देना और उसके फौरी कत्ल का मशवरा देना। मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा, तुम्हारा घर सोने चांदी से भर दूंगा। नजूमी ने जवाब दिया, जनाब, अरसा दराज के बाद तो बादशाह सलामत को तख्तो ताज की वारिस मिली है, फिर भला मैं कैसे नमक हरामी कर सकता हूँ। मेरे बाप दादा ने इस खानदान की खिदमत की है, बरसों इनका नमक खाया है। मुझे सोने चांदी की लालच ना दे, कोई मालो दौलत कब्र में साथ नहीं ले जाएगा। ये कहकर नजूमी वजीर के कमरे से बाहर निकल गया। नजूमी की इस तरह जवाब देने से वजीर तलमला कर रह गया। वो दोबारा अपने कमरे में टहलने लगा। वो गहरी सोच में डूबा हुआ था और कमरे में अब उसके अलावा कोई और नहीं था। अचानक कमरे में सरगोशी की आवाज उभरी, तेरी मुश्किल का हल मेरे पास है। वजीर ने हैरत से इधर उधर देखा, कमरे में उसके अलावा कोई मौजूद न था। वजीर ने सवाल किया, तुम कौन हो, सामने आओ। आवाज आई, मैं जिस्म नहीं रूह हूँ, जब तक मुझे कोई जिस्म न मिल जाए तुम्हारे सामने नहीं आ सकता। तुम मुझे जिस्म मुहैया कर दो, मैं तुम्हारे तख्तो ताज का मालिक बना दूंगा। मक्कार वजीर के जहन में फौरन एक तरकीब आई। वो फौरन नजूमी को बुलाने दूसरे कमरे में गया और बोला, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने बादशाह की बेटी के लिए तुमसे जो कुछ कहा, इसके लिए मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। आओ मेरे कमरे में चलो, मैं तुमसे अपनी बेटी का जायचा बनवाना चाहता हूँ और उसकी परवरिश के लिए तुमसे कुछ मशवरा करना चाहता हूँ। नजूमी वजीर की अय्यारी को ना समझ सका और वजीर के कमरे में चला गया। वजीर ने बड़ी होशियारी से मशरूब में जहर मिला दिया और नजूमी को पीने के लिए दिया। नजूमी मशरूब पीकर तड़पने लगा और दम तोड़ गया। मक्कार वजीर जाबर ने दीवारों की तरफ देखते सरगोशी से कहा, मेरे दोस्त, मैं तुम्हारे लिए एक जिस्म मुहैया कर दिया है, अब तुम अपनी रूह उसमें दाखिल करके मेरे सामने आ जाओ। थोड़ी देर बाद नजूमी की लाश में हरकत हुई और वह मुस्कुराता हुआ उठ खड़ा हुआ। वजीर ने सवाल किया, अब तुम बताओ तुम कौन हो और मेरे लिए क्या कर सकते हो। नजूमी के जिस्म में मौजूद रूह ने जवाब दिया, मैं जग्गू डाकू की रूह हूँ जो बच्चों का खून पिया करता है। बादशाह ने मेरी कब्र को खुलवाया, मेरी रूह जिस काले नाग में थी उसे तीरों से छलनी करवा दिया, मेरी कब्र में तेल डलवाकर मेरे ढांचे को जलाकर राख कर दिया, मुझे दर दर भटकने पर मजबूर कर दिया। मैं बादशाह से इंतकाम लेने के लिए तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। तुमने अच्छा किया उस नजूमी को कत्ल कर दिया। उस नजूमी ने ही काले नाग को मारने और मेरे ढांचे को जलाने का मशवरा बादशाह को दिया था। अब तुम देखना मैं क्या करता हूँ। दूसरे दिन दरबार में सन्नाटा छाया हुआ था। शाही नजूमी शहजादी का जायचा बनाकर सर झुकाए बैठा था। ये शाही नजूमी नहीं था, बल्कि शाही नजूमी के जिस्म में समाई हुई जग्गू डाकू की बदरू थी। नजूमी ने डरते डरते बादशाह से कहा, जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। बादशाह ने कहा, हाँ, हमने अमान दी, बोलो क्या कहना चाहते हो। नजूमी ने अर्ज की, आलम पनाह शहजादी नौमलूद बादशाह सलामत मलका, मुल्क और कौम के लिए नहूसत और तबाही का सबब बनकर आई है। ये इंसानी शक्ल में तबाही और बर्बादी का वो मनहूस आया है जिसकी वजह से सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगा। नाचीज की राय में शहजादी को कत्ल कर देना ही अक्लमंदी का सबूत है। बादशाह दिल पकड़कर बैठ गया। मलका को गश आ गया। एक वफादार ओहदेदार ने बादशाह को संभाला और नजूमी से कहा, शाही नजूमी, कोई ऐसी तरकीब सोचो जिससे शहजादी जिंदा भी रहे और नहूसत के असरात बादशाह और राया से महफूज हो जाए। आखिर शाही नजूमी ने कुछ देर गौर करने के बाद जवाब दिया, एक तरकीब है कि 15 साल की उम्र तक शहजादी शहर से दूर किसी मुकाम पर परवरिश पाए और इस दौरान में बादशाह सलामत और मलका दोनों एक दफा भी उससे मुलाकात ना करें। बादशाह ने मायूसी से कहा, मगर ये सब कैसे होगा। मक्कार वजीर ने सोचे समझे मंसूबे के तहत जवाब दिया, ये गुलाम किस दिन काम आएगा। आलम पनाह, मेरे यहाँ भी एक बच्ची पैदा हुई है। मैं शहजादी हजूर को अपनी बीवी के स्पुर्द करके शहर से दूर किसी मुकाम पर अपनी बीवी और बच्ची को छोड़ देता हूँ। शहजादी की परवरिश मेरी बीवी करेगी। 15 साल बाद हम शहजादी को दोबारा महल में ले आएंगे। तब तक नहूसत के असरात खत्म हो चुके होंगे। बादशाह ने खुश होकर कहा, शाबाश वजीर, हमें तुम्हारी वफादारी से यही उम्मीद थी। शहजादी को फौरी तौर पर वजीर के हवाले कर दिया गया। बादशाह के हुक्म के मुताबिक नन्ही शहजादी को वजीर जाबर के स्पुर्द कर दिया गया। वजीर जब शहजादी को लेकर अपनी बीवी के पास पहुंचा तो वो वजीर से नाराज हो गई और बोली, इस आफत को मेरे गले डालने क्यों ले आए हो। मुझे डर है ये डायन मुझे और मेरी बेटी को खा जाएगी। वजीर ने मक्कारी से हंसकर जवाब दिया, अरे ओ नेक बख्त, ये शहजादी ना तो मनहूस है और ना ही किसी बर्बादी का निशान, बल्कि ये सब कुछ तो सल्तनत हासिल करने के लिए किया है। हम बड़ी आसानी से अपनी बच्ची को शहजादी जाहिर करके शाही महल में पहुंचा देंगे। बादशाह के बाद हमारी बेटी मलका बन जाएगी और सारी सल्तनत मेरे हाथ में होगी और ये शहजादी हमारी बच्ची
बच्ची बनकर एक कनीज की तरह हमारी बच्ची की खिदमत करेगी। वक्त तेजी से गुजरता गया। शहर से दूर एक मकान में जाबर वजीर ने तमीर करवाया था, जहाँ बेचारी शहजादी गुलबदन कनीज बनकर वजीर की बेटी शरारा की खिदमत करती थी। वजीर की बेरहम बीवी बच्ची गुलबदन के साथ बड़ा जालमाना सलूक करती, खाने को कम देती, शहजादी के फूल से गालों पर जरा सी गलती पर तमाचे मारती। वजीर और उसकी बेटी शरारा का रवैया भी शहजादी के साथ इंतहाई जालमाना था। शहजादी दिन भर नौकरों की तरह कामकाज करती और रात को वजीर के साथ उसकी बेटी और बीवी की खिदमत करती। बादशाह और मलका मुतमिन थे कि उनकी बेटी बड़े नाजो नेमत से वजीर के पास पल रही है, मगर शहजादी तो अपनी बेबसी और किस्मत पर बेचारी रो भी नहीं सकती थी। उसे अपने मुकद्दर पर आंसू बहाने के लिए भी घर से बाहर जाना पड़ता था। वो जब रोती तो उसके आंसू मोती बन जाते, लेकिन जंगल में पली हुई शहजादी को भला इन मोतियों की कद्र कीमत का क्या इल्म होता। वो इन मोतियों को उठाकर देखती भी नहीं थी। यूं 14 साल गुजर गए। दूसरी तरफ जग्गू डाकू की रूह शाही नजूमी के जिस्म में दाखिल हो गई थी। जग्गू डाकू अब शाही नजूमी के रूप में रात को निकलकर बच्चों का खून चूसता था। किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि शाही नजूमी के रूप में जग्गू डाकू बच्चों का खून पी रहा है। बादशाह परेशान था कि बच्चों का खून पीने की वारदातें जारी हैं, लेकिन खून पीने वाली बला का पता नहीं चल रहा। वजीर जाबर ने शाही नजूमी को अपने कमरे में बुलाया और बोला, बादशाह ने बच्चों का खून पीने वाली बला का पता चलाने के लिए खास आदमी मुकर्रर कर दिए हैं। तुम एहतियात से रहना और बाहर ज्यादा नहीं निकलना। तुम्हें इंसानी खून ही पीना है तो मेरी बात मानो, बादशाह का खून पियो। उसका खून तुम्हें जरूर अच्छा लगेगा। तुम बादशाह का हर 2-3 दिन बाद थोड़ा सा खून पी लिया करना। बादशाह खून की कमी का शिकार होकर बीमार हो जाएगा और फिर तमाम शाही मामलात मेरे स्पुर्द हो जाएंगे। बस तुम आज से ही बादशाह का खून पीना शुरू कर दो। वजीर की हदायत के मुताबिक जग्गू डाकू की रूह शाही नजूमी के रूप में बादशाह की ख्वाबगाह में दाखिल होती और उसका खून पी जाती, जिसकी वजह से बादशाह कुछ ही दिनों में बीमार हो गया और दिन ब दिन कमजोर और जर्द होता चला गया। शाही तबीब दूसरे मुल्कों के दौरों पर गया हुआ था। इसकी गैर मौजूदगी में दूसरे बड़े नामवर हकीमों से बादशाह का इलाज करवाया गया, लेकिन बादशाह को कोई अफाका नहीं हुआ और उसकी बीमारी बढ़ती ही चली गई। वजीर ने लालच देकर कुछ खादमों को अपने साथ मिला लिया था। वो लालची खादम बादशाह की खुराक में नींद लाने वाली दवा मिला देते थे। बादशाह गहरी नींद सो जाता था और इस दौरान जग्गू डाकू की रूह शाही नजूमी के रूप में आकर रोजाना उसका थोड़ा सा खून पी जाती थी और बादशाह को पता भी ना चल रहा था। और जब वो सुबह सोकर उठता तो अपने आप को पहले से ज्यादा कमजोर और बीमार महसूस करता। बादशाह की बेटी शहजादी गुलबदन वजीर की बीवी और बेटी शरारा के जुल्म सतम बड़ी सब्र से बर्दाश्त कर रही थी। एक दिन वजीर की बेबी और बेटी दोनों ने शहजादी को खूब मारा, उसे खाने को भी कुछ ना दिया और सजा देने के लिए उसे घर से बाहर धूप में खड़ा कर दिया और खुद घर में मजे मजे के पकवान खाने लगी। शहजादी सारों कतार रोने लगी। इत्तेफाक से हीरे मोतियों का एक सौदागर घोड़े पर सवार होकर शहजादी के करीब से गुजरा। उसने देखा शहजादी के आंसू जमीन पर मोती बन बन कर गिर रहे हैं। सौदागर ने हैरान होकर अपना घोड़ा रोक लिया और कुछ देर तक शहजादी को रोता देखता रहा। उसकी आंखें मोतियों को देखकर फटी की फटी रह गईं। वो घोड़े से उतरकर शहजादी के करीब आया और उसने शहजादी के सर पर हाथ रखकर उसे तसल्ली दी। चंद पल खाने को दिए। इतने में वजीर के घर का दरवाजा खुला। वजीर की बीवी ने चीख कर शहजादी को बुलाया। शहजादी खौफजदा होकर वजीर की बीवी की तरफ तेजी से गई। वजीर की बीवी ने फल शहजादी के हाथ से छीने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा और उसका हाथ पकड़कर उसे दरवाजे से अंदर घर में खींच लिया और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। सौदागर ने जल्दी जल्दी जमीन पर पड़े हुए मोती समेटे और इन्हें गहरी नजर से देखने लगा। शाम को सौदागर फिर वजीर के घर आया और वजीर से मिलकर उसने कहा, जनाबे आली, मुझे घर के छोटे मोटे कामों के लिए एक कनीज की जरूरत है। अगर आप अपनी छोटी कनीज को फरोख्त करना चाहें तो मैं इसके बदले अनमोल हीरे जवाहरात और नादर हीरे देने के लिए तैयार हूँ। लालची वजीर ने सौदागर की बात फौरन मान ली। उसने सोचा शहजादी को बेचकर वो हीरे जवाहरात हासिल करे, इस तरह शहजादी से भी जान छूट जाएगी और बाद में वो अपनी बेटी को बादशाह की बेटी बनाकर उसके सामने पेश कर देगा। वजीर जाबर ने बहुत सारे हीरे जवाहरात के बदले शहजादी गुलबदन को सौदागर के हाथ फरोख्त कर दिया। सौदागर के यहाँ गुलबदन शहजादी को अच्छा खाने और पीने को मिलता। सौदागर का दिन में शहजादी के साथ बर्ताव बहुत शफकत वाला और हमदर्दाना होता और शहजादी दिन भर बहुत खुश रहती, लेकिन रात होते ही सौदागर शहजादी को एक कोठरी में ले जाता और कोड़े मार मार कर उसका हश्र कर देता। शहजादी खूब रोती और सुबह तक सौदागर ढेर सारे मोती इकट्ठे करके ले जाता। शहजादी हैरान होती थी कि आखिर दिन भर मेहरबानी से पेश आने वाला शख्स रात को इतना क्यों मारता है। इन
मोतियों की बदौलत सौदागर अमीर से अमीर तर होता गया। एक रोज शहजादी गुलबदन को इस जुल्म से छुटकारा हासिल करने का मौका मिल गया। वो रात के वक्त सौदागर की हवेली से फरार हो गई। सुबह होते ही जो ही सौदागर मोती इकट्ठे करने कोठरी में गया तो शहजादी को ना पाकर हैरानो परेशान रह गया और उसने शहजादी को तलाश करने के लिए चारों तरफ अपने आदमी रवाना कर दिए। शहजादी बेचारी रात भर किसी सिमत दौड़ती रही, यहाँ तक कि सूरज निकल आया। जल्द ही उसने दूर से चंद घुड़सवारों को आते देखा। उसने सोचा कि वो उनसे मदद लेकर किसी करीबी आबादी में पनाह लेगी, लेकिन जो ही वो करीब आए उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। आने वालों में सौदागर और उसकी हवारी भी मौजूद थे, जिन्होंने जल्दी से उसे काबू कर लिया, लेकिन जल्द ही एक तरफ से उठती हुई धूल देखकर शहजादी की ढारस बंधी। चंद घुड़सवार शाही वर्दी में धूल के अंदर नजर आ रहे थे। उनके पीछे शाही बग्घी में मलका मौजूद थी। जो ही मलका की सवारी करीब आई, शहजादी ने शोर मचा दिया और फरियाद की कि उसे इन जालमों से बचाया जाए। शहजादी की फरियाद सुनकर शाही सवारी रुक गई और फिर मलका के मुहाफिजों ने सौदागर और उसके हवारियों को गिरफ्तार करके शहजादी को मलका के सामने पेश कर दिया। माँ ने पहली बार बेटी को देखा था जो 15 साल की होने वाली थी, लेकिन ना तो माँ को इल्म था कि ये मुसीबत ज़दा लड़की उसके जिगर का टुकड़ा है और ना ही बेटी को मालूम था कि जिस दामन में उसे पनाह मिली है वो उसकी माँ का दामन है। मलका शहजादी को महल में ले आई और उसने शहजादी को बादशाह की खिदमत पर मामूर कर दिया। जो ही शाही तबीब गैर मुमालिक से वापस आया, उसने बगौर बादशाह का मुआयना किया। वो समझ गया कि बादशाह की बीमारी किस वजह से है, लेकिन उसने ये बात किसी पर ज़ाहिर न की। वो छुपकर बादशाह की खुराक और उसकी ख्वाबगाह पर नजर रखने लगा। उसे जल्द ही मालूम हो गया कि बादशाह की खुराक में गहरी नींद लाने वाली कोई शय मिलाई जाती है। उसे शाही नजूमी की हरकत सकनात पर शिबा हुआ। वो शाही नजूमी की सरगर्मियों का गहरी नजर से जायजा लेने लगा। एक रात उसने छुपकर शाही नजूमी का ताक़ुब किया, जो हर रात बादशाह की ख्वाबगाह में जाया करता था। मुहाफिजों को क्या इल्म था कि इस नजूमी के जिस्म पर किसी बदरू ने कब्जा कर लिया है। वो समझते थे कि नजूमी बादशाह की तबीयत देखने ख्वाबगाह जाता है और अपनी तसल्ली करके वापस आ जाता है। शाही तबीब ने छुपकर देखा, नजूमी ख्वाबगाह में दाखिल हुआ। रोशनी गुल गई, उसकी शक्ल दरिंदों की तरह भयानक हो गई और उसने अपने दांत बादशाह की शारक पर रखकर खून पीना शुरू कर दिया। शाही तबीब ने जो ये माजरा देखा तो फौरन मुहाफिजों को इशारे से बुला लिया, जिन्होंने नजूमी को जकड़ लिया और फिर वो किसी के इल्म में लाए बगैर उसे ले गए। शाही तबीब के हुक्म से उसे एक तय खाने में जंजीरों से बांध दिया गया। अचानक नजूमी के गायब हो जाने पर सबसे ज्यादा परेशानी वजीर को हुई। उसने तमाम शहर उसकी तलाश में छान मारा, यहाँ तक के हवालात में भी तलाश किया, जहाँ उसकी मुलाकात सौदागर से हो गई। उसने सौदागर से शहजादी के बारे में पूछा कि अब वो कहाँ है। सौदागर ने शहजादी के बारे में सब बयान कर दिया और बताया कि शहजादी अब मलका आलिया की पनाह में है। सौदागर का जवाब सुनकर वजीर का माथा ठनका। वो डर गया कि बादशाह की बेटी कनीज बनकर महल में आ गई है, कहीं ये राज खुल ना जाए। इसलिए उसने बादशाह को मशवरा दिया कि नहुसत का वक्त खत्म हो गया है, लिहाजा शहजादी की अब फौरन ताजपोशी कर दी जाए। बादशाह अपनी जिंदगी से मायूस हो गया था। उसने वजीर की बात फौरन मान ली। इस तरह वजीर की बेटी शहजादी गुलबदन के बदले में महल में लाई गई। मलका और बादशाह ने उसे बेहद प्यार किया और उसकी जल्द ताजपोशी का ऐलान कर दिया। वजीर को सौदागर के जरिए ये भी मालूम हुआ था कि वो जब रोती है तो उसके आंसू मोती बन जाते हैं, इसीलिए उसने शहजादी को खरीदा था। वजीर ने शहजादी को मिसल में कनीजों के झुरमुट में देख लिया था। वो चाहता था कि किसी सूरत असली शहजादी गुलबदन को खत्म कर दिया जाए ताकि उसकी बेटी शरारा की ताजपोशी हो और वो मलका बन जाए। बिला आखिर उसने एक रोज शाही तबीब की दावत अपने महल में की, फिर तन्हाई में मुलाकात करके उसे ओहदे और दौलत का लालच दिया और उसे आमादा करने की कोशिश की कि वो बादशाह से कहे कि उसकी बीमारी का इलाज ऐसी लड़की के खून से है जो रोती है तो उसके आंसू मोती बन जाते हैं। शाही तबीब नेक, खुदातरस और इबादत गुजार आदमी था। उसकी दवा से बादशाह की बीमारी कदरे कम हो रही थी। उसने वजीर से पूछा, मगर ऐसी लड़की कहाँ से मिलेगी जिसके आंसू मोती बन जाएं? वजीर ने मक्कारी से जवाब दिया, उसकी आप फिक्र ना करें, अपने महल की कनीजों में ये लड़की मौजूद है, वक्त आने पर पेश कर दूंगा। बस तुम बादशाह को इस लड़की के खून से नहाने पर रजामंद कर लो। शाही तबीब ने सोचा, वजीर आखिर क्यों बादशाह के लिए इस गरीब कनीज का खून करना चाहता है। उसने ये राज जानने के लिए वजीर से कहा, आप मुझ पर एतबार कर सकते हैं, मुझे खुलकर सब कुछ बता दें ताकि मुझसे कोई गलती ना हो। जब वजीर ने देखा कि शाही तबीब उसके साथ तावन करने के लिए आमादा है तो उसने शहजादी गुलबदन और शाही नजूमी के बारे में सब कुछ शाही तबीब को बता दिया और साथ ही धमकी दे के अंदाज में कहा, देखो मैंने सारे राज तुम पर जाहिर कर दिए हैं ताकि तुम बादशाह को राजी कर सको, लेकिन एक बात याद रखना कि किसी किस्म की होशियारी या मुझसे गद्दारी तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। शाही तबीब ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, वजीर साहब मैं आपके साथ हूँ, भला कोई अक्लमंद दरिया
दरिया में रहकर मगरमच्छ से दुश्मनी कर सकता है? वजीर शाही तबीब के जवाब से खुश हो गया। सारे मुल्क में मनादी करा दी गई कि बादशाह की बीमारी का इलाज एक ऐसी लड़की के खून से गुस्ल में है जो रोती है तो उसके आंसू मोती बन जाते हैं। ऐसी लड़की जहाँ भी हो उसे बादशाह के दरबार में पेश किया जाए। जो ही गुलबदन शहजादी ने यह ऐलान सुना वो खौफजदा हो गई और सोचने लगी जरूर किसी को इसके मुतालिक इल्म हो गया है। तकदीर चंद रोज हिंसा कर फिर उसे मौत के मुंह में धकेलना चाहती है। वजीर जाबर ने शहजादी गुलबदन पर पहरा लगा दिया कि कहीं वो फरार न हो जाए। दीवाने खास में बादशाह, मलका, वजीर की बेटी के साथ वजीर सल्तनत, अहम ओहदेदार और मुहाफिजों के अलावा शाही तबीब भी मौजूद था। शहजादी गुलबदन को कैदी की तरह पकड़ कर लाया गया। उसके दाएं बाएं जल्लाद तलवारें लेकर मौजूद थे। शहजादी ने हसरत से बादशाह और मलका के पहलू में बैठी वजीर की बेटी शरारा को देखा। एक तरफ गुस्ल के लिए पानी गर्म किया जा रहा था, एक जल्लाद शहजादी की गर्दन पर वार करने के लिए तैयार खड़ा था और उसका खून इस खौलते हुए पानी में तरना था। वजीर ने सब लोगों से मुखातिब होते हुए कहा, आज का दिन इंतहाई खुशी का दिन है कि बादशाह सलामत को मनहूस बीमारी से निजात दिलाने के लिए हम ऐसी लड़की तलाश करने में कामयाब हो गए हैं जो रोती है तो उसके आंसू मोती बन जाते हैं। उसके खून से गुस्ल करने के बाद बादशाह सलामत सेहतियाब हो जाएंगे और फिर वो अपनी बेटी शहजादी गुलबदन को तख्त पर बिठाकर खुद गोशा नशी हो जाएंगे और आराम करेंगे। शहजादी का दिल डूब गया। वो खौफ से कांपते हुए अपनी आंखें बंद करके मौत का इंतजार करने लगी। वजीर जाबर ने शहजादी की गर्दन उड़ाने के लिए जल्लाद को इशारा किया लेकिन उन्होंने अनहोनी बात हुई। जल्लाद शहजादी को कत्ल करने की बजाय अपनी तलवार फेंक दी। बादशाह के मुहाफिजों ने अपनी तलवारें वजीर जाबर की गर्दन पर तान ली। बादशाह ने गिरज कर कहा, नमक हराम गद्दार, तेरा पोल खुल गया है। वजीर ढीठ बनकर बोला, बादशाह सलामत, आपको गलत फहमी हुई है, मैं आपका वफादार हूँ। बादशाह ने फौरन कहा, तुम कितने वफादार हो अभी पता चल जाता है। बादशाह ने इशारा किया और इसी वक्त चंद सिपाही शाही नजूमी को लेकर आ गए। बादशाह ने कहा, ओ बदरू, हमारे खिलाफ साजिश का अब तू ही गवाह है, बता हकीकत क्या है। बदरू जो शाही नजूमी के जिस्म पर काबज थी उसने सारी हकीकत सबके सामने बयान कर दी। शाही तबीब ने भी आगे बढ़कर जाबर वजीर के असल किरदार से पर्दा उठाया और बताया कि किस तरह उसने वजीर का एतमाद हासिल करके असल हकीकत का पता चलाया और बादशाह को सारी सूरत हाल से आगाह किया। बादशाह और मलका ने आगे बढ़कर शहजादी गुलबदन को अपने सीने से लगा लिया, ये जानकर कि वह बादशाह की बेटी है। शहजादी अपनी माँ से लिपट कर रोने लगी। शाही तबीब ने एक आमिल बाबा को बुलाया। उन्होंने शाही नजूमी को सामने बिठाकर अपना अमल शुरू किया। शाही नजूमी का जिस्म थर थर कांपने लगा और फिर उसके जिस्म से जग्गू डाकू की बदरू निकल गई। जग्गू डाकू की बदरू वापस चली गई, अब किसी भी जिस्म में दाखिल नहीं हो सकेगी। बादशाह ने शाही नजूमी की लाश को पूरे एजाज के साथ दफनाने का हुक्म दिया। वजीर जाबर अपने किए पर शर्मसार था। बादशाह ने अपनी शहजादी के सदके में उसकी बीवी और बेटी को माफ कर दिया लेकिन जाबर वजीर को गद्दारी के जुर्म में भूखे शेरों के सामने डालने की सजा सुना दी। बिलाशबा जो लोग अपने नेक आकाओं के साथ गद्दारी करते हैं उनकी सजा ऐसी ही संगीन होनी चाहिए। वो ये भूल जाते हैं कि सबसे बड़ी ताकत अल्लाह की है जो बेहतरीन इंसाफ करने वाला है।